नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कल्चर ऑफ गुजरात एकेडमी में। तो हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास एवं कला संस्कृति। हमारा टॉपिक थर्ड चल रहा था वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति, जिसमें हमने उसे प्रमुख भागों में बांटा, ऋग वैदिक कालीन या उत्तर वैदिक कालीन, जिसके हम लगभग 5 पॉइंट पढ़ेंगे। जिसमें हमारा उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का पॉइंट चला था। इससे पहले में हमने वीडियो में पढ़ा था संस्कार व्यवस्था एवं पुरुषार्थ व्यवस्था। हमने बात की थी संस्कार व्यवस्था में उपनयन संस्कार, तो हम पूरी डिटेल से बात करेंगे उपनयन किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमारी बात रहेगी उपनयन पर। उपनयन क्या है? तो पहला हमारे सामने क्वेश्चन आता है, उपनयन क्या है? तो 11वां इम्पोर्टेंट संस्कार माना गया है। कौन सा है? 11वां। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जनेऊ धारण करना, अर्थात यज्ञोपवीत धारणा या उपनयन केवल यज्ञोपवीत धारणा करना, अर्थात जनेऊ धारण करना। जो ब्राह्मण में एक सूत का धागा धारण करते हैं उसे जनेऊ कहा गया है, जिसके कारण वह यज्ञ करने के लिए परिपूर्ण हो जाते हैं, उसे ही उपनयन कहा गया है। उपनयन केवल द्विज का होता था। किसका होता था? द्विज का। अब द्विज हमारे सामने नया शब्द बताया, द्विज क्या है जिसे हम डिपेंड करें। द्विज क्या है, इसका आंसर देखते हैं। तो द्विज का वह मनुष्य जिसका जन्म 2 बार हुआ। किसे कहते हैं द्विज? तो वह मनुष्य जिसका जन्म 2 बार हुआ, अर्थात 2 बार जन्म लेने वाला व्यक्ति द्विज कहलाया गया है। अब द्विज किसे कहा गया है? किसी न किसी तो कहा गया है। तो द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को माना गया है। ये हम बात कब की कर रहे हैं? उत्तर वैदिक सामाजिक कालीन स्थिति की कर रहे हैं, जिसमें द्विज किन्हें किन्हें माना गया है? ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को माना गया है। द्विज में केवल इन्हें ही उपनयन का अधिकार था। उपनयन किनको अधिकार था? तो द्विज को अधिकार था। अब द्विज में कौन कौन थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य, इन तीनों का ही उपनयन का अधिकार था। ऋग वैदिक काल में महिलाओं का उपनयन का अधिकार था। वहीं यहाँ पे देखें तो उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिलता है महिला एवं शूद्र का उपनयन का अधिकार नहीं था। इनका अधिकार समाप्त कर दिया गया था। अब देखते तो उपनयन किस प्रकार होता था। उपनयन कोई ना कोई तो तरीका होगा किस प्रकार से किया जाता है। तो पहला आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण का किस प्रकार देखे तो ब्राह्मण का उपनयन बसंत ऋतु में किया जाता था, तथा उसकी आयु कितनी होनी थी? अनिवार्य रूप से तो उसकी आयु 8 वर्ष पूर्ण होनी जरूरी थी। वही देखे तो उपनयन के लिए उसे सूत का धागा पहनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्षत्रिय का। क्षत्रिय का किस प्रकार उपनयन किया जाता था? तो इसका ग्रीष्म ऋतु में अर्थात गर्मी में किया जाता था। इसके लिए आयु परिपूर्ण 11 वर्ष होनी अनिवार्य थी। इसे यण नाम का धागा पहनाया जाता है, यण का धागा पहनाया जाता था। बात करते हैं वैश्य। इसे शीत ऋतु में एवं 12 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उपनयन का अधिकार प्राप्त हो जाता था। इसके लिए व्यक्ति को ऊन का धागा पहना दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारे उपनयन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ये हमारा 11वां इम्पोर्टेंट संस्कार के अंदर आता है जो हमने बात की है। अब हमारा उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति का अंतिम पॉइंट रहेगा वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था कैसे कहते हैं? तो देखते हैं। तो हमने बात की थी ऋग वैदिक में। ऋग वैदिक में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, अर्थात कर्म पर आधारित होने के कारण इसे वर्ण व्यवस्था कहा गया। तो जिस प्रकार व्यक्ति कर्म करता था, जैसे कि मूर्ति का काम करता था वह मूर्ति कहलाता था, लड़ने का काम करता था क्षत्रिय कहलाता था, एवं यज्ञ करने का काम करता था वो ब्राह्मण कहलाता था। यानी ऋग वैदिक काल में व्यक्ति का जिस प्रकार काम कर्म होगा उसके अनुसार उसकी वर्ण तय किया जाएगा। वही उत्तर वैदिक काल में देखते हैं तो व्यक्ति का वर्ण व्यवस्था किस प्रकार निर्धारित की जाती है। तो व्यक्ति जिस कुल में या जन्म लेता था वह उसके अनुसार वर्ण व्यवस्था निर्धारित की जाती थी। तो व्यक्ति यदि नीच कुल में या शूद्र के रूप के अंदर जन्म लेता है तो वह शूद्र कहलाएगा। वैश्य परिवार में जन्म लेता है तो वैश्य कहलाएगा। क्षत्रिय के यहाँ जन्म लेने पर क्षत्रिय कहलाता है। इसी कारण उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था का उद्गम होता है, जिसमें हमें अनेक प्रकार की जातियां देखने को मिलती है। वही बात करते हैं आधुनिक काल में हमें किस प्रकार की जातियां देखने को मिलती है। आधुनिक काल में ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल
दोनों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण हमें आज के समय में जन्म के आधार पर एवं कर्म के आधार पर वर्ग व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसमें कई भागों में जातियां एवं उसके वर्ग के आधार पर बांटी गई है। इसी के साथ दोस्तों हमारा उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति समाप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे ऋग वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति किस प्रकार हमें देखने को मिलती है। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।